जब भी कहीं युद्ध होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि उसकी सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत उन बच्चों को चुकानी पड़ती है जिनका उस लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं होता। सही बात है। और आज हम गाजा के बच्चों की इसी दर्दनाक हकीकत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों पर जो ये तबाही हो रही है इसके पीछे हमास की रणनीति कितनी जिम्मेदार है और इजराइल की जो जवादी कार्रवाइयां हैं उनका इसमें क्या हाथ है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि हमारी ये पूरी बातचीत जो है वो सिर्फ उपलब्ध स्रोतों, तथ्यों और रिपोर्टों पर आधारित है। इसमें अलग अलग नजरिए शामिल होंगे ही। बिल्कुल। और हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है, बस इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे सामने रखना है ताकि एक साफ तस्वीर उभर सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत उन आंकड़ों से करते हैं जो इस त्रासदी की भयावहता दिखाते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 31 मार्च 2025 तक सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही गाजा में 322 बच्चे या तो मारे गए या घायल हुए। सिर्फ 10 दिन में 322? हाँ, 10 दिन में। इसका मतलब है रोजाना करीब 100 बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे थे। ये आंकड़े मतलब सच में झकझोर देते हैं। और ये तो सिर्फ 10 दिन का आंकड़ा है। अगर हम अक्टूबर 2023 से, जब से ये संघर्ष तेज हुआ, तब से देखें तो स्रोतों के अनुसार 15,000 से ज्यादा बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। 15,000? हाँ, और 34,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि अस्पतालों और सुरक्षित ठिकानों की कमी है और इसके चलते नवजात शिशु तक हाइपोथर्मिया से दम तोड़ रहे हैं। मतलब शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो जाने से। ओह, हाइपोथर्मिया से? हाँ, ये मानवीय संकट का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। ये आंकड़े तो वाकई दिल दहलाने वाले हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी है। स्रोतों में एक पहलू जो बार बार आता है वो हमास की रणनीति की ओर इशारा करता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमास के लड़ाके अक्सर नागरिक आबादी वाले इलाकों जैसे स्कूल हो गए, अस्पताल या मस्जिदें, हाँ, इनके आसपास या इनका इस्तेमाल हथियार छुपाने और अपनी गतिविधियां चलाने के लिए करते हैं। हाँ, इस संबंध में एक घटना का जिक्र भी मिलता है। 25 मई 2025 को फहमी अल जरजावी स्कूल पर जो हमला हुआ था। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। उस हमले में 36 लोग मारे गए थे, जिनमें 18 बच्चे थे। और बाद में जो रिपोर्ट्स आईं उनमें कहा गया कि उस स्कूल परिसर का इस्तेमाल कथित तौर पर एक कमांड पोस्ट के रूप में किया जा रहा था। अच्छा। तो इस तरह की रणनीति का सीधा नतीजा ये होता है कि जो सैन्य ठिकाने हैं और जो नागरिक ठिकाने हैं उनके बीच की जो रेखा है वो धुंधली पड़ जाती है। और जाहिर है जब ये रेखा धुंधली होती है तो फिर किसी भी जवाबी कार्रवाई में आम नागरिकों और खासकर बच्चों के हताहत होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम इजराइल की जवाबी कार्रवाइयों पर नजर डालें तो अक्टूबर 2023 से जून 2025 के बीच गाजा में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, 55,000 से ज्यादा, और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या आम नागरिकों की बताई जाती है। तो क्या इसमें कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र है? हाँ, आंकड़े यही दिखाते हैं। कुछ खास घटनाओं को देखें तो स्थिति और साफ होती है। जैसे 16 जून 2025 को एक सहायता वितरण केंद्र पर हमला हुआ था, जहां लोग मदद लेने आते हैं। हाँ, वहीं उसमें 40 लोग मारे गए और इनमें से लगभग आधे वो लोग थे जो अपनी जरूरत का सामान मतलब सहायता लेने आए थे। फिर खान यूनिस में अल नज्जार परिवार के घर पर एक हमला हुआ, उसमें 9 बच्चे मारे गए। एक ही परिवार के 9 बच्चे? हाँ, और हाल ही में खान यूनिस के ही एक और सहायता स्थल पर हमले में 51 लोगों की जान गई। और एक और दिन था जब हमलों में कुल 140 मौतें दर्ज की गईं। बाप रे। यानी इजरायली दावे चाहे जो भी हों कि वे सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है वो ये दिखाती है कि हमले नागरिक ठिकानों पर भी हुए हैं या उनका असर कम से कम नागरिक आबादी पर बहुत बुरा पड़ा है। हाँ, और इसका सबसे भयानक नतीजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी जगहों पर हमले होना जहाँ लोग मदद के लिए इकट्ठा होते हैं, ये तो स्थिति को और भी ज्यादा त्रासद बना देता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या दुनिया देख रही है ये सब? हाँ, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर गहरी चिंता जताई जा रही है। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और UNWA जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करती हैं, ये संगठन लगातार कह रहे हैं कि बच्चों की हत्या को किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता। वो लगातार युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस मतलब AP जैसी जो समाचार एजेंसियां हैं, उनकी रिपोर्टें भी इन सहायता वितरण केंद्रों पर हुई मौतों की पुष्टि करती हैं। और बड़े देशों का क्या रुख है? ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने भी इन हमलों की निंदा की है और वो कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहे हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर ये उभरती है कि
एक तरफ हमास द्वारा नागरिक क्षेत्रों का कथित सैन्य इस्तेमाल है जो युद्ध के नियमों के हिसाब से उन क्षेत्रों को खतरे में डालता है और परोक्ष रूप से बच्चों की मौतों का कारण बनता है। हाँ, ये एक पहलू है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की जवाबी कार्रवाइयां हैं, चाहे वो सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित हो या उनमें कोई चूक हुई हो, उनका सीधा और विनाशकारी परिणाम बच्चों समेत आम नागरिकों की मौत के रूप में सामने आ रहा है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इस पूरे संघर्ष में चाहे किसी भी पक्ष की जो भी रणनीति हो या कार्रवाई हो, उसका सबसे असहनीय बोझ, सबसे भारी बोझ गाजा के मासूम बच्चे उठा रहे हैं। बिल्कुल, वे इस लड़ाई के सबसे निरीह, सबसे कमजोर शिकार बन गए हैं। हाँ, ये एक ऐसी जटिल और दिल दुखाने वाली सच्चाई है जहां रणनीति और जवाबी कार्रवाई के बीच मासूमियत पिस रही है। और ये सब देखकर, ये सब जानकर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचना पड़ता है। क्या इस बेहद जटिल और हृदय विदारक स्थिति में किसी प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप या किसी टिकाऊ समाधान की कोई वास्तविक उम्मीद की जा सकती है? ये सवाल तो है। या फिर ये संघर्ष क्या इसी तरह चलता रहेगा और इसकी सबसे भारी कीमत हमेशा की तरह ये बच्चे ही चुकाते रहेंगे?